नमस्कार। जल स्रोत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। प्रधानमंत्री ने अपने चुनिंदा पत्रकारों को इंटरव्यू दिया है। खैर, जो भी है, फिर भी कुछ तथ्यों को उन्होंने देश के सामने रखने का एक तरीका तो अपनाया। बहरहाल, इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री से पूछा गया कि आपने 400 पार का नारा क्यों दिया, तो उन्होंने कहा कि हम ऑलरेडी अभी 400 हैं, तो स्वाभाविक है कि इससे आगे ही जाना है, तो मैंने इसलिए 400 पार का नारा दिया। उन्होंने बच्चे का उदाहरण देकर बताया कि जब कोई बच्चा 95% लाता है तो उसके माता पिता कहते ही हैं कि तुम 99% लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरी तरीके से नकारात्मक है और देश की प्रगति को रोकने वाला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अपनी पूरी स्थिति बिगाड़ ली है और चुनाव के ही कुल 40-50 दिनों में वह अपनी स्थिति को सुधार नहीं सकता। आम लोगों को उसकी स्थिति के बारे में सारी जानकारी पहले ही हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि हम विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हम विकास को लेकर चल रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने विपक्ष की ओर इशारा किया कि वो उन्हें नकारात्मकता की सजा मिलनी चाहिए, इसलिए हमें 400 पार जाना चाहिए। जो संसद को नजरअंदाज करते हैं, सेना को गाली करते हैं, मीडिया को प्रतिबंधित करते हैं, पत्रकारों को प्रतिबंधित करते हैं, ऐसे विपक्ष को मौका नहीं मिलना चाहिए। इतने सालों में विपक्ष ने कोई सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई। अगर निभाता तो मुझे भी अच्छा लगता। धारा 370 पर विपक्ष ने कोई सहयोग नहीं किया, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था कि धारा 370 कश्मीर से हटनी चाहिए। उन्होंने नहीं कर पाए, हमने किया। इस पर कांग्रेस को सहयोग देना था, मगर उसने नहीं दिया। राम मंदिर को सुनने में आता है कि कांग्रेस ने कहा है, कि पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अगर वे सत्ता में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे। उन्होंने आके एडमिट किया कि कांग्रेस ये कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने देश के टुकड़े किए और 3 तलाक के मुद्दे के लिए नियम को तक संसद से बदल दिया। कांग्रेस अगर आ गई तो वह SC ST और OBC के हक के आरक्षण को काटकर मुस्लिमों को दे देगी। उन्होंने कर्नाटक में यह किया भी है, रातों रात मुस्लिम आबादी को OBC में शामिल कर दिया है। उनसे जब पूछा गया कि आपने बंगाल में 5 गारंटी दी थी, उसमें राम मंदिर को भी कोई हटा नहीं सकता, यह भी दिया था, तो आप फिर किस आधार पर कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आए तो वह राम मंदिर को हटा देगी? तो उन्होंने कहा कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाजपा को मत मिलना चाहिए और हम 400 के पार होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष तिनके का सहारा, इसीलिए वो पहले चरण की कम मतदान को आधार बना रहा है। नए वोटर के विषय में जब मोदी से प्रश्न किया गया तो मोदी ने कहा कि नए वोटर भी मोदी को ही वोट करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं, गरीब का बच्चा, नौजवान जानता है कि अगर उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना है और उनके माता पिता उसे बड़े इंग्लिश कॉलेजों में नहीं भेज सकते हैं, तो हिंदी में भी वह इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकता है। उन्होंने कहा, नौजवान जानता है कि मोदी सरकार में उसके लिए अवसर है। आज हमारे यहाँ 1 लाख से 1.5 लाख के करीब स्टार्टअप्स हैं, वो भी ज़्यादातर 2 टायर सिटी और 3 टायर सिटी में हैं।
नौजवान 1 या 2 गोल्ड मेडल लाते थे, आज आप स्थिति देख ही सकते हैं। 2029 में हम यूथ ओलंपिक आयोजित करने की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। हमने इस पर काम भी चालू कर दिया है। 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि हम भारत को 2047 में विकसित भारत बनाएंगे। आज हम 5वें नंबर की इकोनॉमी हैं, तो लोग यह भी विश्वास करते हैं कि हम उसे 3रे नंबर पर इकोनॉमी के रूप में ला सकते हैं और देश को 2047 में हम विकसित भारत भी बना सकते हैं। उनसे जब यह प्रश्न किया गया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अपने क्षेत्र से ना लड़ने के आपको कैसे पता चला, क्या आप ज्योतिषी हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, परंतु इस खानदान की पीढ़ी को मैं 3 पीढ़ियों का मैंने अध्ययन किया है, इसलिए मैं बैठे बैठे ही बता सकता हूँ कि अब ये क्या करेंगे। वायनाड में राहुल की स्थिति अच्छी नहीं थी, उन्हें वहाँ से भागना ही था। यही हाल कमोवेश सोनिया गांधी का भी है। जब उनसे प्रश्न किया गया कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी के लिए या कांग्रेस के लिए प्रचार करने उतरी हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, वह परिवार के लिए उतरी हैं, ना कि इंडिया या कांग्रेस के लिए। वह राहुल गांधी के लिए जरूर उतरी हैं। पत्रकार ने एक प्रश्न पूछने का जरूर प्रयास किया, मगर वह उतनी दबंगता से पूछ नहीं पाया या प्रायोजित था, जो भी हो। उन्होंने पूछा कि आपने टेम्पो में भरकर पैसे कांग्रेस को दिए गए, यह दावा किया था। तो इस पर मोदी ने कहा कि कांग्रेस के खुद नेताओं ने ये मान लिया है। हालांकि इस बीच उनसे जब साउथ में बीजेपी के परफॉर्मेंस के विषय में बात की गई, तो उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी साउथ में भी अच्छा प्रभाव रखेगी और वहाँ पर भी उसकी अच्छी सीटें आएंगी। हालांकि इस इंटरव्यू में अनेक सवाल अनछुए रह गए। या तो यह इंटरव्यू प्रायोजित था, या जो इंटरव्यू लेने वाले थे वह उनमें इतना साहस नहीं हो पाया कि वो उनसे यह प्रश्न पूछ सकें। हम जनशोध के माध्यम से और आप सभी की ओर से प्रधानमंत्री जी से ये प्रश्न पूछते हैं। हालांकि आप जनशोध को तो इंटरव्यू अभी फ़िलहाल दे नहीं पाएंगे, तो हम अपने माध्यम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनसे प्रश्न पूछते हैं। उनसे पहला प्रश्न तो यही है, जो पैसों की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि टेम्पो में भर भर कर पैसा कांग्रेस को दिया गया है, तो उसकी जानकारी वो संबंधित जांच एजेंसियों को क्यों नहीं देते, कार्रवाई उस पर क्यों नहीं करवाते, पहला। दूसरा, देश में जो अर्थव्यवस्था चल रही है, ऐसी अर्थव्यवस्था क्यों चल रही है कि गरीब इसमें और गरीब होते जा रहा है, अमीर इसमें और अमीर होते जा रहा है। देश अगर तेजी से आगे बढ़ रहा है, देश की इकोनॉमी अगर तेजी से आगे बढ़ रही है, तो उस अनुपात में देश में रोजगार सृजित क्यों नहीं हो रहा है। तीसरा, देश में महंगाई की दर इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, क्यों तेल और पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, क्यों आम आदमी के उपयोग की सामग्रियां, किराना और सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं। चौथा, देश में केवल पिछले 10 सालों में ही सोना अपनी कीमत के दुगनी कीमत पर
कैसे आ गया और आज अपने उच्चतम स्तर पर कैसे पहुंच गया। पांचवा, देश में शिक्षा की स्थिति इतनी जर्जर क्यों है। प्राइवेट शिक्षा है तो उसकी लागत आम आदमियों की पहुंच से क्यों दूर होती चली जा रही है। छठवां, देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति इतनी जर्जर क्यों है। और प्राइवेट स्वास्थ्य सुविधाओं में इतना अंतर क्यों है, इतनी महंगी क्यों है कि आम आदमी की पहुंच से वो बाहर होती चली जा रही हैं। यहाँ तक कि लोगों को अपने स्वास्थ्य पर जो खर्च कर रहे हैं उसके लिए लोन तक लेना पड़ जा रहा है। आठवां, किसान अपनी फसल की कीमत क्यों तय नहीं कर पा रहा देश में, जबकि बड़े बड़े राजघराने अपने उत्पादों का अपनी सुविधाओं के आधार पर बिना उसकी लागत बताए दाम तय कर ले जा रहे हैं। नवा, आज तक कितने नेताओं पर भ्रष्टाचार की कार्रवाई हुई, जो कि मोदी सरकार जब बनी थी तो उसने बड़े बड़े दावे किए थे, खासकर कांग्रेस के राजघराने और ऐसे ही कई कांग्रेस के नेताओं पर ये बात की गई थी। तो ऐसे कितने नेताओं पर भ्रष्टाचार की कार्रवाई हुई है और उनसे कितना धन वसूला गया है। इसी तरह कितने वरिष्ठ और कनिष्ठ आईएएस लेवल के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार की कार्रवाई हुई है, या कहें प्रथम श्रेणी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार की कार्रवाई हुई है, कितनी राशि वसूली गई है। इससे देश को यह भी पता चलेगा कि इस देश में नेता ज़्यादा भ्रष्ट हैं या अफसर ज़्यादा भ्रष्ट हैं। 10वां और अंतिम सवाल, जब उन्होंने ही अपनी पार्टी में उम्र की बात रखी थी कि इस उम्र के बाद में कोई बीजेपी का नेता चुनाव नहीं लड़ेगा, तो वे इसे ही क्यों, अपनी ही बात को क्यों नहीं मान रहे हैं। और क्या वे ऐसा मानते हैं कि मोदी के अलावा इस देश का नेतृत्व करने की क्षमता इस देश के किसी व्यक्ति में नहीं है। मोदी जी, अगर आप किसी माध्यम से जनशोध के सवालों को सुन पा रहे हैं या आप तक बातें पहुंचती हैं, आपका पीआरओ आप तक बातों को पहुंचाता है, तो कृपया कर इन सवालों का उत्तर देश की जनता, हमें तो नहीं, देश की जनता को देने का प्रयास करिएगा, ताकि देश की जनता भी समझ सके कि आखिर ये चीज़ें हो क्यों रही हैं। जनशोध अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं रहेगा, जो सवाल है वो खड़े करता रहेगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनशोध, जनता की बात। नमस्कार।